जय हिंद फ्रेंड्स, श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सेट लगा रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 के लिए। और इसमें आप जान रहे हैं कि कंटेंट अच्छे कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में दिया जा रहा है। अगर आपको टेलीग्राम पे चाहिए पीडीएफ तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको हैंड रिटन नोट भी दिया जाएगा। हैंड रिटन नोट टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी और ये टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी क्लास में होता है कृपया आप कमेंट में कमेंट प्लीज़ किया कीजिए। 21 डेज़ का है रिवीजन क्लास का। ये रिवीजन क्लास में आपका 15वां क्लास हो जाएगा ये। और 15वां में ये हो गया आपका हिस्ट्री का आधुनिक इंडियन हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इतिहास। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंडियन हिस्ट्री का क्लास 6 है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपने देखा यूरोपियों का आगमन पढ़ा आपने पहले। उसके बाद मुगलों का पतन कैसे हुआ, इस प्रकार आपने देखा। अंग्रेज़ों का आधिपत्य जो उपनिवेश भारत को बनाया, अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश भारत को बनाया, ये आपने देखा। उसके बाद किस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ। कांग्रेस के स्थापना से पहले कौन कौन से संगठन पहले तैयार की गई थी, उसके बाद आप स्थापना से पहले देखे, फिर स्थापना के बाद भी आपने देखा। और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन अभी आपने पढ़ रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन में आपने पढ़ लिया था 32वां अधिवेशन तक आपने जाना था। और 32वां अधिवेशन एनी बेसेंट ने जो की थी कोलकाता में। एनी बेसेंट 1917 का अधिवेशन था। तो आपने देखा 1917 कलकत्ता अधिवेशन में जो यूरोपीय महिला थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस अधिवेशन का। अब आप पढ़िए आगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा है पीडीएफ के रूप में। फिर अभी मैं आपको हैंड रिटन नोट से अभी आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 35वां अधिवेशन जो हुआ था नागपुर में हुआ था। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में 1920 में हुआ था। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो बना था वीर राघवाचारी बना था। इस नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष वीर राघवाचारी। कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया। इसमें क्या हुआ था, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें कि कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का एक संविधान होना चाहिए इसमें। तो कांग्रेस का एक नया संविधान बनाया गया। और इसमें क्या हुआ कि नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन होना चाहिए, इसके लिए जो है प्रस्ताव पारित हुआ 1920 में। नागपुर अधिवेशन मुंबई में है। नागपुर आपका मुंबई में है। आगे है कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में 1922 ईस्वी में हुआ। बिहार के गया में हुआ था 1922 में हुआ। बिहार में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? तो चितरंजन दास ने किया था। 1922 में चितरंजन दास जी ने किए थे 1922 के बिहार के गया अधिवेशन की अध्यक्षता। स्वतंत्र स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पास हुआ था। और कांग्रेस स्पेशल सेशन 1923 में हुआ था। तो एक विशेष अधिवेशन जो लगाया था 1923 में हुआ था। ये दिल्ली में हुआ था। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। और इसका चेयरमैन बनाया गया था, सबसे कम आयु का था। तो सबसे कम आयु वाले अध्यक्ष बनने वाले थे आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1923 में। तो काकीनाडा में हुआ था जनरल सेशन ऑफ कांग्रेस 1923 में दिल्ली में हुआ था एक विशेष अधिवेशन। और ये 1923 में काकीनाडा में भी हुआ। और इनका चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली बना। तो मोहम्मद अली बने थे इनका अध्यक्ष। स्वराज पार्टी को इलेक्शन में भाग लेने की परमिशन दी गई। तो काकीनाडा अधिवेशन 1923 में क्या किया गया? तो कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में भाग लेने की परमिशन दी गई। कांग्रेस सेशन 1924 में। अब 1924 का है कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। इनमें एकमात्र महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और प्रथम आखिरी बार कांग्रेस के चेयरमैन बने थे। और पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस का चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी को
ये कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में भाग लिए थे। अब है आपका 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसमें से श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये 1925 में हुआ था कानपुर का अधिवेशन। तो आगे मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था। M.A. अंसारी ने अध्यक्षता की थी 1927 के मद्रास अधिवेशन में। M.A. अंसारी अध्यक्षता की थी और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो मद्रास अधिवेशन 1927 में जो हुआ था, इसमें से क्या हुआ था, कांग्रेस का प्रस्ताव साइमन कमीशन का बहिष्कार करना, ये प्रस्ताव पारित हो गया था मद्रास अधिवेशन 1927 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार रखा गया और नेहरू रिपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और नेहरू रिपोर्ट, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव पारित किया गया मद्रास अधिवेशन 1927 में। साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया 1927 में। आगे है 1928 का कोलकाता अधिवेशन। 1928 में कोलकाता अधिवेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता की थी। 1928 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट पर प्रस्ताव ऑल इंडिया नेशनल, इसमें का मुख्य तथ्य क्या है, क्या क्या हुआ था, तो 1928 के कोलकाता अधिवेशन में जो कि मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, तो नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव हुआ, ऑल इंडिया नेशनल यूथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये हो जाएगा, ऑल इंडिया नेशनल यूथ कांग्रेस की स्थापना हुआ और नेहरू रिपोर्ट पर प्रस्ताव रखा गया। आगे है आपका 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इनका अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पर निर्णय लिया। प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो आपका लाहौर के अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया, 26 जनवरी 1930 को 30 से मनाया जाना था पूर्ण स्वाधीनता दिवस। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया। आपका फर्स्ट बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो इसका महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया, आपका लाहौर अधिवेशन में ही यह निर्णय लिया गया था। आगे है आपका कांग्रेस अधिवेशन 1931 में कराची में किया गया। 1931 का कराची अधिवेशन और इनकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कराची अधिवेशन का अध्यक्ष बनाए गए थे। गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। और इनका मुख्य तथ्य है, दूसरा मुख्य तथ्य है, मौलिक अधिकार की मांग के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकार की मांग के लिए क्या हुआ, प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की स्वीकृति मिली। तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की स्वीकृति कराची अधिवेशन 1931 में ही मिली थी। इनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आगे है कांग्रेस के 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो कि ये एकमात्र गांव में, फैजपुर अधिवेशन गांव में की गई थी। पहले एकमात्र और अंतिम था, एकमात्र गांव में होने वाला फैजपुर अधिवेशन है आपका। और इनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। तो आगे देखिए कांग्रेस के अधिवेशन 1938 में कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था 1938 में। हजारीबाग 1938 सुभाष चंद्र बोस ने इनकी अध्यक्षता की थी। हजारीबाग के 1938 का अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसी अधिवेशन में क्या किया गया, राष्ट्रीय योजना समिति की गठन की गई। आपका आगे है कांग्रेस के अधिवेशन 1939 में कहाँ किया गया कांग्रेस का अधिवेशन, तो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी 1939 का अधिवेशन, इनकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कांग्रेस सेशन आपका हो जाएगा 1940 में झारखंड के अभी रामगढ़ में हुआ था। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ और 1940 का अधिवेशन का अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 1940 से लेकर 45 तक कांग्रेस के चेयरमैन रहे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष 40 से 45 तक रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और
इसलिए सबसे ज़्यादा समय तक इस प्रकार चेयरमैन बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। उन्नीस सौ 46 के मेरठ अधिवेशन जेवी कृपलानी ने की। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो जेवी कृपलानी ने किए थे मेरठ अधिवेशन 1946 की अध्यक्षता। इसका महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि भारत की आज़ादी के वक्त भी कांग्रेस के चेयरमैन यही थे। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैम कि आज़ादी के वक्त कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे, कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी। और इसमें से एक क्वेश्चन ये आएगा कि आज़ादी के समय में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? तो 1946 में मेरठ में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है आपको। आगे है आपका महत्वपूर्ण तथ्य ये है, महत्वपूर्ण वाक्य कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन जो हुआ था सेशन कोलकाता में कुल 10 बार हुआ था। सबसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैम सबसे अधिक अधिवेशन और सबसे अधिक और कितनी बार अधिवेशन कोलकाता में हुआ, सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन सबसे अधिक कहाँ हुआ? तो कहाँ आयोजन किया गया? तो आपका कोलकाता में किया गया सबसे अधिक बार कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन। कितनी बार किया गया? तो 10 बार किया गया। और भारत के बाहर विदेशों में कांग्रेस के 2 सेशन हुए। तो भारत से बाहर कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 बार किया गया। कितनी बार? तो 2 बार। कहाँ किया गया? तो एक लाहौर में हुआ और दूसरा कराची में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें से ये है कि आपका कांग्रेस के 3 बार चेयरमैन कौन बने? तो 3 बार चेयरमैन आपका बने दादा भाई नौरोजी बने। कब कब बने? तो इसमें 1986, 1993, 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो यहाँ से और क्वेश्चन आपका प्रश्न बनेगा कि मैम 1986, 1993, 1906 में कौन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसमें से हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 बार अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार आपका प्रश्न बन जाएगा। यहाँ से चौथा महत्वपूर्ण तथ्य ये हो जाएगा आपके लिए कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के चेयरमैन नहीं बने। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण ये तथ्य आपका हो गया कि कौन ऐसा व्यक्ति था, जो कि व्यक्ति नहीं माना जाएगा, कौन ऐसा कांग्रेस के नेता थे अधिवेशन के, जो कि कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक को अधिवेशन का अध्यक्ष, बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी नहीं किए थे। ठीक है। और चौथा महत्वपूर्ण, पांचवा महत्वपूर्ण फैक्ट आपका ये हो जाएगा, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक चेयरमैन कौन बने रहे? कांग्रेस के सबसे अधिक दिन अध्यक्षता किसने किया था? तो 40 से 45 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे, 1940 से 45 तक। छठा महत्वपूर्ण तथ्य ये हो जाएगा आपके लिए कि गांधी जी बस एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। महिला, सातवां आपका महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि महिला, विदेशी महिला और एनी बेसेंट, भारतीय महिला सरोजनी नायडू। तो एनी बेसेंट हो गया आपका विदेशी महिला और भारतीय महिला हो गया आपका सरोजनी नायडू, जो कि 2 महिला थी, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। यहाँ से आपका जो है पीडीएफ के रूप में जितना बताई मैंने, ये आपका समाप्त होता है कांग्रेस अधिवेशन का। और अभी मैं हैंड रिटन नोट से मैं आपको थोड़ा और डिटेल से जो है कांग्रेस अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो है आपका क्लियर कर देते हैं। तो ये आपका हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन पीडीएफ के रूप में समाप्त। अभी हैंड रिटन नोट, ये है हैंड रिटन नोट्स। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, राजनीतिक दल थे, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर जानेंगे तो आप क्या क्या जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने से, आपको क्या क्या जानकारी हो सकती। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे आप, विविध प्लस एनसीईआरटी के बारे में आप पढ़ेंगे, संबंधित पुस्तक पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के जो राजनीतिक दल थे, इसके नेता इससे जुड़े हुए थे, इन्होंने कौन कौन से पुस्तक लिखी है संबंधित इसे पुस्तक के बारे में जानेंगे। आगे आपने जानेंगे महत्वपूर्ण कथन, कौन कौन किसने किसने क्या कहा, इनके बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में आपने जानेंगे। फिर आगे आपने पढ़ेंगे क्या, कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना। ठीक है, तो कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना आप पहले ही जान चुके होंगे। तब महत्वपूर्ण अधिवेशन, महत्वपूर्ण कथन, संबंधित पुस्तक, ये सब जानेंगे। कांग्रेस की संरचना से पहले आपने जानेंगे पृष्ठभूमि के बारे में। विविध प्लस एनसीईआरटी को आप अच्छी तरह से जानेंगे। महत्वपूर्ण नेता जो है कौन कौन है उनके बारे में जानेंगे। कांग्रेस के गठन के सिद्धांत ये जानेंगे, कांग्रेस का गठन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इनके सिद्धांत को जानेंगे आपने। कांग्रेस के गठन का उद्देश्य क्या था ये आपने जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तब आपने पूरी तरह से पढ़ चुके होंगे, तब तक ये सब जानेंगे तो पूरा आपका ये कवर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे है आप जानेंगे पहले आप कि 1857 की क्रांति की समाप्ति जो हुई, 1857 की क्रांति के बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1885 में गठन हुआ, तो 1857 की क्रांति यहीं से आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की धीरे धीरे नींव बनना शुरू हो गया, इसको समाप्त होने के बाद से ही। तो भारत में जो 1857 की क्रांति समाप्त हुई, तो हार इसमें क्या है, हार तो माना, हार गए, लेकिन भारत में हार होने के बाद भी भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ। 1857 की क्रांति में जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है 1857 की क्रांति को, तो भारत में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, यूरोपीय शक्तियाँ भी पराजय हो सकती है, और ये जो है भारतवासियों के मन में ये बात जो है दिमाग में छप गया कि हम तो हार गए हैं। 1857 की क्रांति होने के बाद है कि यूरोपीय शक्तियों को पराजय करने के बारे में भारतीयों के मन में एक नीम जो है अंकुर फूटा कि नहीं, यूरोपीय शक्ति भी हार सकता है। ये दिमाग कब आया, तो 1857 की क्रांति से ये हुआ। हार तो हुआ हमारा, लेकिन क्या क्या परिवर्तन हुआ सोच में, हमारे भारतीयों के सोच में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो ये हमारे भारतीयों में परिवर्तित हो गया कि वो हार सकता। जो ठान लिया, अगर मन में आ गया, तो उनके पीछे कोशिश करने के पीछे अब लग गया। यहीं से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो जाता है, और इसी से आपका जो है एक सोच ही आंदोलन को जन्म दे सकता है। तो इसी प्रकार भारतीयों को भरोसा यह हो गया कि वे अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, उनके मन में ये बात आई 1857 की क्रांति के बाद कि नहीं, हम भी अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। इसे अपने आप पे खुद पे भरोसा हो गया और उन्हें पराजित कर सकते हैं, किसे, यूरोपियों को पराजित कर सकते हैं। और ये सब बात किसने आके, ये सब बात जो है हमारे भारतीयों को जगाने का काम और किसने किया, तो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय जो ब्रिटेन में शिक्षा दीक्षा लेकर भारत आए थे भारतीय, तो वे सब उन सब का काम क्या था। वैसे भारतीय जो ब्रिटेन में मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग थे, शिक्षा दीक्षा लिया है ब्रिटेन में, तो देश में आए। देश में आने के बाद क्या था कि भारतीय शिक्षित जब आए ब्रिटेन से शिक्षा दीक्षा लेकर देश में, हमारे देश में आए, तो दार्शनिक बनकर आए। ये है आपका ब्रिटिश भारतीय शिक्षित। तो ब्रिटेन से शिक्षा, भारतीय ब्रिटिश शिक्षित थे, तो ब्रिटेन से शिक्षा दीक्षा लेकर आए थे, मध्यम वर्ग के थे, ये फिलोसोफर बन के आए। तो हमारे भारत में आए तो इनके पास क्या था, दुनिया का इतिहास था पहले, क्योंकि अमेरिका की क्रांति स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने पढ़ा, और यूरोप के बारे में पढ़ा, जर्मनी के बारे में पढ़ा इन्होंने। तो दुनिया का इतिहास जो है, राजनीति जितना भी था, तो इनके सामने प्रस्तुत था। कैसे कैसे कौन कौन से युद्ध हुए, कैसे जीते, कौन हारे, इस प्रकार के कैसे स्वतंत्रता मिली अमेरिका को, इस प्रकार इनके सामने था स्वतंत्रता। और इनके पास क्या हो गया, ये सब जानकारी, दुनिया का इतिहास का जानकारी इनके पास था। और उनके सामने अब क्या हो गया, भारत के प्रति इनका जो है, भारत जब आया तो भारत के प्रति अधिक और लगाव हो गया कि नहीं, हमें भी कुछ करना होगा। तो इनके सामने क्या था, पढ़ के जब आए तो स्वतंत्र बोलने की इनके पास जो है तजुर्बा हो गया।
और स्वतंत्र बोलने का तजुर्बा, कानून के बारे में इन्हें जानकारी हुई, लिखने का जो है इनके पास था हुनर, मूल अधिकार जो है अपने मौलिक अधिकार के बारे में इन्होंने जाना कि मेरा भी कुछ अधिकार है, न कि हमें कोई दूसरा मेरे ऊपर शासन करते रहे और हमारे भारतीयों के ऊपर और हम बर्दाश्त करते रहे। इनमें से इन्हें भी अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी था इन्हें कि हम भी इस प्रकार करेंगे तो हमारा साथ भारतीयों ने देगा और हम भी एक महत्वपूर्ण नेता बन सकते हैं आगे चलकर। और ये अंग्रेज जो है, अंग्रेज से इन्होंने क्या क्या सीखा, तो स्वतंत्र अंग्रेज से शिक्षा लिया, अंग्रेज से अंग्रेजी और इसने सीखा था। शिक्षा लेकर स्वास्थ्य के प्रति इन्हें जो है जागरूक हुआ। स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा पूंजी है, स्वस्थ भी रहना चाहिए। और कानून इन्होंने सीखा और मूल अधिकार को जो है को शासन, एक शासन के रूप में देखा। तो इस प्रकार अंग्रेज शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और शासन को इन्होंने जाना और पहचाना। तो इस प्रकार इन्होंने जब भारत में कदम रखा, तो भारत जब आए तो इनके पास क्या क्या हो गया, तो इसके पास हो गया कि इनके पास, ये तो फिलोसफर बन के आए थे, इनके पास स्वतंत्र राजनीतिक करने, स्वतंत्र प्रकार से राजनीतिक करने आ गए थे, इन्हें बोलने आ गए थे, कानून के बारे में जानते थे। इनके पास बहुत सारे हुनर साथ में लेके आए वहाँ से। कानून लिखने जानते थे, लिखने पढ़ने, कानून के बारे में जानते थे, स्वतंत्रता के बारे में जानते थे, स्वतंत्रता क्या होता है, मूल अधिकार के बारे में इन्हें जानकारी थी। और अंग्रेज़ों से कब कैसे क्यों बात करना है, शिक्षा के बारे में था। और अंग्रेज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आए। शिक्षा के बारे में इन्होंने जागरूक किया, स्वास्थ्य के बारे में इन्हें जानकारी थी तो भारतीयों को इनके प्रति जागरूक किया। इस प्रकार कानून के बारे में जागरूकता लाई, मूल अधिकार को शासन के रूप में भी देखा। इस प्रकार जो है शासन को कैसे चलाना है, शासन के बारे में जाना, अंग्रेज कैसे हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो ये सब, ये ब्रिटिश भारतीय शिक्षित इस सब के बारे में इसे बहुत अच्छी प्रकार से जो है ज्ञान हो चुका था। और यही सब जो है ज्ञान हमारे भारतीयों में फूंकने का कार्य किए, जो कि आगे चलकर राष्ट्रीय भावना का जो है राष्ट्रीय भावना भारतीयों में उबाल मारने लगा। इस प्रकार इन्हें मौका मिल गया क्रांति करने का मौका मिल गया। तो देश के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करना भी इनका एक इच्छा हो गई। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनके अंदर भी जाग गई। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय जनमानस में गुस्सा भर दिया, गुस्सा को फूटा, भारतीय जनमानस में गुस्सा लाया, राष्ट्रीयवाद की भावना को जगाया, राष्ट्रवाद की भावना को भारतीयों में जगाया। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यहीं से आपका जन्म हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस का जन्म हो जाता है। इस प्रकार 1857 की क्रांति के बाद से जो है भारतीयों में जो है देश हित में अपना प्राण देने के लिए भी राजी हो जाता है भारतीय। और इसमें देश हित के लिए संगठित एक राष्ट्रवादी आंदोलन भी गठित करने का इनमें होता है क्षमता, संगठन बनाने का एक इसमें से आदत सी हो जाती है कि बिना संगठन का, एकता का कुछ नहीं हो सकता। एकता का भावना इसमें जगा और भारत में राष्ट्रवाद को पुनर्जागृत किया और राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण किया। और राष्ट्र से अटूट प्रेम होने लगा, भारतीयों को राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम हुआ और राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हो गया। हमारे भारतवासी जो सामान्य जनमानस था उनके अंदर राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का जो है शुरुआत हुई और जाति, भाषा और संस्कृति, धर्म के आधार पर जो है देश हित में अपना संगठन बनाया कि नहीं, हम अब जो है धर्म, संस्कृति, भाषा के आधार पर अब हम नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार से हम सब कौन है, तो केवल हम सब भारतीय हैं और भारत के बच्चे हम सब नहीं मानेंगे अंग्रेज़ों से हार, यूरोपियों से हम लोहा ले सकते हैं। इसमें से इनमें भी अटूट प्रेम हो गया कि नहीं, हम सब देशवासी हैं। पहले क्या होता था, क्षेत्रीय आधार पे ही अपना एक संगठन बनता था, जाति आधार पे संगठन होता था, देश में फूट था। और जब से फिलोसफर आए ब्रिटेन से शिक्षा दीक्षा लेकर, दार्शनिक,
तब से सब में एकता हुई, कुछ लिखने का, जनमानस में जो है एक जोश भरने का, एक पत्रिका लिखने लगा। सब अलग अलग तरीके से अपना संगठन बनाकर कार्य में लग गए यूरोपियों को भगाने के लिए। आगे है राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे इलवर्ट बिल विवाद, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। तो जितना भी क्रांति होता था तो लॉर्ड लिटन ने क्या करता था, उसका दमन कर देता था लॉर्ड लिटन। और इलवर्ट बिल के विवाद से जो है परेशान थे इस प्रकार भारतीय। तो प्रजातीय और राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था, प्रजातीय विभेद की नीति थी। इसमें जातियों में जो है अपना जात और परजात में विभेद का नीति था, विभेद हो करवा दिया था। तो इसके बाद है बिगड़ती हुई आर्थिक दशा। तो बिगड़ती हुई एक आर्थिक दशा भी था राष्ट्रवाद का उदय का कारण। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रभाव था। समाचार पत्र पत्रिका का जब आगमन हुआ, उनके पढ़ने से जनमानस में जो है एक राष्ट्रवाद का भावना जगा। इस प्रकार समाचार पत्र पत्रिकाओं का भी प्रभाव पड़ा राष्ट्रवाद का उदय पे। तो आगे जो है संचार और समाचार पत्र का तो विकास हो चुका था, उसके प्रभाव पढ़ने से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के बाद राष्ट्र भावना का जो है जोश भर आता था जनमानस में, और संचार और परिवहन का विकास के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर पश्चिमी शिक्षा का जो विकास हुआ था, पश्चिम से शिक्षा लेकर आए थे पाश्चात्य शिक्षा, उससे राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेश में जो घटना हो रहे थे उन्हें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भारतीयों के तक पहुंच रहा था कि विदेश में जो है क्या घटना हो रही है। उससे हमारे जनमानस में जो है राष्ट्रवाद का उदय का कारण हुआ। आगे है आपका आगे आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब जन्म होता है तो उससे पहले एलन ऑक्टेवियम ह्यूम आते हैं, एओ ह्यूम भारत आते हैं। इनका सोच जो है भारतीयों के प्रति क्या था, उदार थे, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और सिविल सेवा के अधिकारी जो है सेवानिवृत्त अधिकारी थे, सिविल सेवा का अधिकारी थे, सेवानिवृत्त बंगाल सिविल सेवा। इन्हें उपाधि दिया गया, वह इनका उपाधि था हर्मिट ऑफ शिमला, इसे कहा जाता था। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को जनता के मित्र कहा जाता था। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को पक्षी विज्ञान के जनक थे। एओ ह्यूम कांग्रेस के पिता कहे जाते थे। एओ ह्यूम क्योंकि कांग्रेस का गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और ज्वाइन किया था 1849 में सिविल सेवा में, और 1882 में इनका रिटायर हो गया था। वाइस राय लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के टाइम में आए थे भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में अहम भूमिका थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका इनका रहा। आगे देखिए इन्होंने क्या क्या किए। अब आगे क्या है कि अंग्रेज़ों के नीतियों के कारण भारतीय जनमानस में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है काफ़ी गुस्सा और असंतोष भरा हुआ था पहले से ही। किसी भी वक्त भारत में एक बड़ी क्रांति हो सकती थी जो 1857 से भी बड़ी होगा, और हमें छोड़कर जो है भारत जाना होगा। तो हमें छोड़कर ये जब भारत का दौरा किए एओ ह्यूम ने, और फिर लंदन गए। एओ ह्यूम भारत आने के बाद लंदन गए। लंदन जाने के बाद जब महारानी से मुलाकात की, महारानी विक्टोरिया से, तब इन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों के नीतियों के कारण, तो अंग्रेज़ का नीति तो ठीक ठाक था ही नहीं, पहले से ही उनका रवैया भारतीयों के प्रति क्रूर था और भारत को उपनिवेश बना के रखा हुआ था। इस प्रकार एओ ह्यूम ने देखा कि अंग्रेज़ों के नीतियों के कारण ही भारतीय जनमानस में अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी गुस्सा और असंतोष भरा पड़ा है। किसी भी वक्त अब भारत में जो है एक बड़ा क्रांति हो सकता है जो कि 1857 से भी कहीं बड़ा होगा, और हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इस प्रकार रिपोर्ट दिया पहले लॉर्ड रिपन को। फिर क्रांति 1857 से बड़ी क्रांति ब्रिटिश आगे है, फिर 1857 से भी बड़ी क्रांति हो सकती है। इस प्रकार लॉर्ड रिपन और इन्होंने सोचा कि ये क्रांति रोका जा सकता है। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे
इनके साथ मिलकर जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनका जो है इच्छा था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति करना था। इनकी यही सोच थी कि हमें भी हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी और भारत में भी कुछ जागरूकता हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। इसे लॉर्ड रिपन मिल के भारत में 1857 की क्रांति को रोकने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। और इधर एरो ह्यूम जब महारानी से मुलाकात करने के बाद महारानी नहीं मानती है, तब भारत वापस आ जाते हैं एरो ह्यूम और रिपन 1883 में लंदन, फिर लॉर्ड रिपन जो है वापस जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। इस टाइम महारानी से बातचीत करने के लिए कि भारत की स्थिति क्या है उन्हें बताने के लिए। तो एओ ह्यूम 1883 में भारत वापस आ जाते हैं। लॉर्ड रिपन जो है फिर लंदन जाते हैं 1884 में। तो इनका लंदन जाने के बाद पूर्ति जो है इच्छा वहाँ से मिलता है आदेश कि इच्छाओं का पूर्ति ये होता है, 2 आदेश मिलता है वहाँ से महारानी के द्वारा। बोला जाता है कि संगठन बनाने का आदेश दी जाती है, लेकिन कितने के लिए, अगले 3 वर्ष तक ही जो भी संगठन बनेगा उसे फिर समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष के लिए ही दिया जाता है आदेश। तो 3 वर्ष में ही, अगले 3 वर्ष में समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार संगठन बनाने का आदेश तो मिलता है, लेकिन 3 वर्ष तक ही, ताकि लंबा समय तक अगर चलेगा संगठन तो फिर विद्रोह अधिक बढ़ेगा, भड़केगा। संगठन बना तो ये बंगाल जो था ये केंद्र था, पहले संगठन क्रांतिकारियों का केंद्र था, संगठन बनाने का केंद्र बंगाल था आपका। यहाँ से क्या होता था कि विभिन्न प्रांतों में यहीं से संगठन का यहीं से संदेश जाता था और यहीं ये केंद्र था, यहीं से सबका तार जुड़ा हुआ था, बंगाल से ही। और बंगाल इस प्रकार का केंद्र था और चारों तरफ से यहाँ चारों तरफ यहाँ से जुड़े हुए थे सभी जनमानस। बंगाल जो है क्रांतिकारियों का गढ़ था पहले। जब एओ ह्यूम 1883 में भारत वापस आते हैं और रिपन से मिलते हैं, तो इन्होंने इनका एक योजना था कि सभी राष्ट्रवादी नेता को मुलाकात करने के लिए क्या हुआ कि मद्रास बुलाया। तो एओ ह्यूम ने राष्ट्रवादी नेता को मुलाकात करने के लिए मद्रास बुलाया। मद्रास में 27 ब्रिटिश भारतीय शिक्षित भारतीय ने हिस्सा लिया। तो कितने 27 ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों ने जो है पहले हिस्सा लिया। भारतीय जनमानस की समस्त समस्या का समाधान चाहते थे। भारतीय जनमानस सभी समस्याओं का समाधान चाहते थे। एक संगठन अब बनाने का आदेश मिल ही चुका था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ में बैठक 1885 में पहले ये संगठन हुआ, 1884 में बना, 1884 में संगठन बना। और पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ जो कि आज बना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ, पहले बैठक होने का प्रस्ताव था पूना में। और उसके बाद 1885 में प्लेग या हैजा होने से जो है स्थगित हो गया। 84 में पूना में होना था बैठक और फिर 85 में प्रस्तावित स्थान था पहले पूना। उसके बाद संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय जो है वहाँ किया गया बम्बई में। संगठन का बैठक बॉम्बे में हुआ। पूना में प्लेग फैलने से के कारण जो है बैठक को जो है स्थगित कर दिया। और 27 भारतीय ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों ने हिस्सा लिया था पहले संगठन ने। एओ ह्यूम के आदेश से ही ये सब कार्य हो रहे थे। तो आगे देखिए, नया स्थान चुना। नया स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई को चुना गया, सिंध पर। और इस प्रकार यहाँ संगठन हुआ 28 दिसंबर 20 से 28 दिसंबर 1885 तक प्रस्तावित था। बैठक में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। उसमें से 27 ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे और विभिन्न प्रांतों के राष्ट्रवादी नेता ने भाग लिया। इसमें से कौन कौन से प्रांत के नेता थे, तो आपका ये बंगाल से जो है, बंगाल से 3 नेता ने भाग लिया। और यहाँ कहाँ हुआ, तो बम्बई में बैठक हुआ था। ठीक है, पहले मद्रास में पूना में होना था, मद्रास के पूना में। तो यहाँ प्लेग हो गया। प्लेग फैलने के बाद जो है आपका यहाँ से फिर चले गए मद्रास में पहले बैठक बुलाया। 27 ब्रिटिश भारतीय ने जो है हिस्सा लिया इसमें से संगठन में, मद्रास बुलाने के बाद। फिर यहाँ से संगठन में चर्चा हुई कि नहीं, पूना में हम सब एक
जो है बैठक करते हैं, पूना में बैठक करते हैं और एक संगठन तैयार करते हैं। तो पूना में प्लेग फैल गया, पूना से तब फिर बम्बई चले गए। बम्बई में संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन का बैठक पहला हुआ संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, आगे इसमें से कौन कौन से प्रांत के कितने कितने व्यक्ति थे तो जानते हैं। तो बंगाल से आपका जो है 3 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था। बंगाल से कितने? 3 ने, बंगाल से 3, बंगाल प्रांत से, और बिहार प्रांत से जो है पहले 0 लिया था, 0 भाग। बंगाल से 3 लिया था और 0 आदमी, कोई आदमी भाग नहीं लिया था बिहार से, बिहार प्रांत से। असम प्रांत से आपका भी भाग उस टाइम नहीं लिया था। और संयुक्त प्रांत से 7 लोगों ने भाग लिया था, संयुक्त प्रांत से। पंजाब प्रांत से 3 व्यक्ति ने भाग लिया था, पंजाब प्रांत से यहाँ से। और उसके बाद है मद्रास से 21 व्यक्ति ने हिस्सा लिया था, मद्रास प्रांत से 21 व्यक्ति आए थे पुणे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में संगठन में भाग लिया था। इस प्रकार बम्बई से 38 प्रतिनिधि थे, मद्रास से 21 प्रतिनिधि, संयुक्त प्रांत से 7 प्रतिनिधि थे और बंगाल प्रांत से 3, पंजाब से 3। इस प्रकार 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जैसे बंगाल की स्थिति आपका भारत के इस ओर होगा तो इसी के ठीक पश्चिम में आपका हो जाएगा मध्य प्रांत, और इसके थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा में हो गया पंजाब प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत हो गया पूरा आपका लाहौर, कराची, सिंध, ये सब हो गया आपका पश्चिमोत्तर प्रांत। उसके ठीक पूरब में हो गया आपका संयुक्त प्रांत, सिंध प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया। ये सब जो है संगठन का क्रांतिकारियों का गढ़ था, इसीलिए ये नाम जानना बहुत आवश्यक है। बैठक हुआ था आपका 20 से 28 दिसंबर 1885 तक और 20 से 26 दिसंबर तक 9 प्रस्ताव पारित हुआ। अनुमोदन की जरूरत था 9 प्रस्ताव पर और सभी नेता एक साथ बैठक किया, सभी नेताओं ने एक साथ मिलकर बैठक किया। अब 9 प्रस्ताव के बारे में जानते हैं क्या क्या 9 प्रस्ताव थे। तो प्रथम प्रस्ताव में था भू राजस्व को 50% कम करना था, भू राजस्व को 50% कम कर दीजिए, ये प्रस्ताव रखा था। तो आपने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हो रहा है तो भारतीयों का मांग को जो है भारतीय अपना मांग को रखने के लिए इस सब संगठन का ज़रूरत पड़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। और आपने विस्तार से देखे हैं पहले भी क्लास में कि क्यों किया जा रहा था। तो सेना पर खर्च को 50% कम करना था, 9 प्रस्ताव में है। ये तीसरा प्रस्ताव था कि व्यय की जाँच करवाई जाए और खर्चा जो है आय और व्यय में जो खर्चा होता है इसकी जाँच की जाए, व्यय कितना होता है उसकी जाँच किया जाए। इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए, इंडियन काउंसिल जो है उसको भंग किया जाए। बर्मा पर अलग से शासन करें, बर्मा जो म्यांमार है तो इस पर अलग से शासन करें। ये ब्रिटिश भारतीय शिक्षित ने जो है अपने तरफ से कहा कि बर्मा पर अलग से शासन करें, ये संगठन की मांग हो गई पूरी तरह से। छठा, भारतीयों को बजट की चर्चा में शामिल किया जाए। तो अंग्रेज सब क्या होता कि आय व्यय और बजट जितना होता था उसमें खुद ही चर्चा करते थे, खुद ही जोड़ घटाव करते थे और इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। तो इसमें बजट की चर्चा में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, ये छठा मांग था। सातवां मांग था कि ICS की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 या 21 वर्ष ऐसे कुछ है, 21 वर्ष एवं लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित हो। तो 7वां नंबर ये मांग था। और 8वां प्रस्ताव ये था कि सभी प्रांतों के सभी राजनेता को भेजा जाए ताकि वे इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार जितने भी प्रस्ताव पारित हुए होंगे तो सभी प्रांतों तक पहुंचाया जाए, वहाँ के राजनेता भी इसका क्रियान्वयन कर सके और क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सके। और अगला 9वां और अंतिम प्रस्ताव ये था कि अगले वर्ष कलकत्ता में बैठक होगा। हालांकि कलकत्ता में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से संगठन का गढ़ था और 9वां प्रस्ताव यह हुआ कि यहाँ बहुत आसानी होता है सभी को आने में, तो यहीं कलकत्ता में ही बैठक होना चाहिए। इस प्रकार 9 प्रस्ताव पारित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में 1872, 1881, 1800 इस सब टाइम में भारत में जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना 1872 में, फिर 2001 से 2021 के बीच का भी हम सब पढ़ते हैं जनगणना।
इस प्रकार जो है 9 प्रस्ताव आपका पारित हो गया है। 9 प्रस्ताव पारित हुए। दादा भाई नौरोजी ने भी एक प्रस्ताव पेश किया था, नाम परिवर्तित करके जो है 28 दिसंबर 1885 को ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम परिवर्तित किया गया और ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे। उत्तरी अमेरिका में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब था उत्तरी अमेरिका भी जो है अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। तो लोगों का समूह इसका मतलब हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये बताया गया कि प्रत्येक वर्ष जो है अधिवेशन होगा कांग्रेस का। इसी टाइम पे 1885 में ही गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ही ये प्रस्ताव हो गया था कि प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होगा। इसका एक अधिवेशन का एक अध्यक्ष चुना जाएगा, अध्यक्ष होगा, उसके बाद एक सचिव होगा। कांग्रेस अधिवेशन में एक सचिव होगा, एक अध्यक्ष होगा। A.O. ह्यूम 1885 से 1906 ईस्वी तक सचिव बने रहे। 1885 से 1906 तक 1885 से 1906 तक सचिव बने रहे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जिस प्रांत में इसमें प्रस्ताव ये भी हुआ था कि जिस प्रांत में अधिवेशन आयोजित होगा वह उस प्रांत का व्यक्ति नहीं अध्यक्ष बनेगा। तो ये भी एक बात कही गई थी इसमें कि जिस प्रांत में अधिवेशन आयोजित होगा, अधिवेशन किया जाएगा, तो वह उस प्रांत का व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो ये भी कहा गया था इसी में। अब महत्वपूर्ण नेता के बारे में जानते हैं। मदन मोहन मालवीय थे इनके महत्वपूर्ण नेता। दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था 1885 के अधिवेशन में, जो कि 9 प्रस्ताव पारित हुए थे इसी में। बद्रुद्दीन तैयब जी ने भाग लिया था। दिनसा ईडुल्वी वाचा ने भाग लिए थे, इनके महत्वपूर्ण नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके महत्वपूर्ण नेता। केटी तेलंग थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे। 12 लोग कुल मिला के 12 महत्वपूर्ण नेता थे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो केटी तेलंग हो गया, बी सुब्रमण्यम अय्यर हो गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि प्रथम अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता, रहीमतुल्लाह सयानी। नीचे है आपका रहीमतुल्लाह सयानी। तो इस प्रकार 12 महत्वपूर्ण नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वाले। भारतीय कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना में वकील थे 39% का योगदान रहा था, जमींदार था 19% का योगदान था, व्यापारी वर्ग का जो है 17%, डॉक्टर जो थे 3% का योगदान था, पत्रकार का 3% योगदान, डॉक्टर और पत्रकार का 3% योगदान था, और का पूरा वकील। इस प्रकार से कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना में धनी वर्ग या तो जमींदार थे या व्यापारी थे। ठीक है, इनका योगदान जो है धनी वर्ग और इसका जाति में जो अति था, जाति वर्ग में शामिल था, इनका भी योगदान रहा कांग्रेस का प्रारंभिक संरचना में। तो ये जमींदार थे, जाति में अपना जाति के थ्रू इनका जो है इसका सुधारना चाहते थे। और डॉक्टर या तो शिक्षित, डॉक्टर और पत्रकार शिक्षित थे, इसका 3% जो योगदान रहा कांग्रेस का थी में। शिक्षित वर्ग जो डॉक्टर थे या पत्रकार थे और वकील थे, शिक्षित वर्ग। जाति वर्ग जमींदार थे, धनी वर्ग में व्यापारी आते थे और जमींदार भी आते थे। और सबसे ज़्यादा योगदान था आपका शिक्षा में, शिक्षा का योगदान था 39%, वकील का, डॉक्टर का 3% और पत्रकार का। ठीक है, 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें से महिला सदस्य कुछ 0 था, मुस्लिम सदस्य था 2। 72 प्रतिनिधियों में मुस्लिम सदस्य 2 ने भाग लिया 1885 में। 1886 में आपका है 1886 में 436, 33 मुस्लिम सदस्य, 607, 87 में 607, 81 मुस्लिम सदस्य, 88 में आपका 1248, 221 मुस्लिम सदस्य, 1889 में 1889 सदस्य और 254 मुस्लिम सदस्य। तो ऐसे याद रखिए 1889, 254 मुस्लिम सदस्य और महिला 6/10 भाग। और आगे है 1248, 1888 में 1248 सदस्य थे, 221 मुस्लिम सदस्य, 221, 1248, 1888,
81 मुस्लिम सदस्य 607, 81 मुस्लिम 607 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और 1887 थे। इसी प्रकार 33 मुस्लिम सदस्य 436 प्रतिनिधि और 1886 में भाग लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण है 6/10 भाग महिला सदस्य थी 1889 में। इस प्रकार आपने जाना कि कांग्रेस के संरचना के बारे में, कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार ब्रिटिश भारतीय शिक्षित महत्वाकांक्षी के भूखे थे और महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई, उन्हें एकता की भावना को प्रस्फुटित किया भारत में और कांग्रेस संगठन बनाने के लिए राजी हुए। कांग्रेस का जो है संगठन हुआ, कांग्रेस का गठन होने के बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी जन्म दिया। और आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में और विस्तार से जानेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन के बारे में विस्तार से जानेंगे इसी नोट्स के द्वारा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।